बीबीसी दुनिया में आज देखिए, दबदबे की जंग में उलझे अमेरिका और चीन की, कोरोना वायरस ने कैसे बढ़ाई मुश्किल। चीन में रफ्तार पकड़ती जिंदगी के बीच कोरोना वायरस पर जीत का जश्न, लेकिन नए केस और दुनिया भर से पूछे जा रहे तीखे सवाल बढ़ा सकते हैं चिंता। वहीं चेतावनी अनसुनी कर लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं कई अमेरिकी राज्य, क्या बढ़ेगा खतरा? स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। कवर स्टोरी में अमेरिका और चीन की नई चुनौतियों की होगी बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज कैसे देगा लोगों को राहत? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान। एमएसएमई सेक्टर को राहत देने की कोशिश, लेकिन भूख से बेहाल रोज कमाने खाने वालों को तुरंत राहत के लिए नहीं हुआ कोई ऐलान। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 74,000 के पार, 2,400 से ज्यादा लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,525 मामले, 24,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दुनिया भर में करीब 43 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित, 2,90,000 से ज्यादा की मौत। ब्रिटेन में इटली से भी ज्यादा हुए मौत के आंकड़े। महामारी से लड़ने के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के तरीके पर उठे सवाल। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। हाल के वर्षों में दुनिया का शक्ति संतुलन बदलता दिखा है। अरसे से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क कहे जाने वाले अमेरिका को चीन से चुनौती मिलती रही है। ट्रेड वॉर के बाद ये दोनों देश कोरोना संक्रमण को लेकर जुबानी जंग में उलझे हैं। इस बीच एक वायरस ने इन दोनों देशों के सामने अलग अलग तरह की चुनौती खड़ी कर दी है। कवर स्टोरी में आज इसी की बात। महामारी की शुरुआत में चीन का जो रवैया रहा, उसे लेकर दुनिया के कई देश सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन घरेलू मोर्चे पर चीन खुद को विजेता के तौर पर पेश कर रहा है, जिसने बीमारी को काबू में कर लिया है। 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से वहां वायरस के कारण एक भी मौत नहीं हुई है। मगर वुहान में पिछले हफ्ते कुछ नए मामले सामने आए हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता जॉन सडवर्थ की रिपोर्ट। 2 महीनों तक खाली बैठे रहे ये हेयर ड्रेसर अब सामान्य दिनों की तरह काम पर लौट आए हैं। चीन की बाकी अर्थव्यवस्था की तरह इनकी गाड़ी भी दौड़ पड़ी है। वो जानते हैं कि सैलून फिर से खुलने पर उन्हें किसका शुक्रगुजार होना है। सैलून के मालिक ने मुझसे कहा कि उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी और चीन पर पूरा भरोसा है। चीन संक्रमण फैलने की बात को शुरू में छिपाने, वायरस के जंगली जीवों के कारोबार या फिर एक हादसे में इस लैब से लीक होने जैसे आरोपों से घिरा है। वो जानता है कि पूरी दुनिया उस पर दबाव बनाए हुए है, लेकिन ये बात आपको चीन के सरकारी मीडिया से पता नहीं चलेगी। वहां तो बस यही दिखाया जा रहा है कि चीन ने वायरस पर काबू पा लिया है और अब ये संकट से जूझ रही पूरी दुनिया को स्वास्थ्य सहायता मुहैया करा रहा है। ट्रैफिक जाम से पता चल जाता है कि बीजिंग में जिंदगी पटरी पर लौट आई है। जिस समय पूरी दुनिया इस संकट में चीन की भूमिका से जुड़े सवालों में उलझी हुई है, उस दौरान चीन में हर कदम को सिर्फ अधिनायकवादी नादानी बताकर खारिज कर देना ठीक नहीं होगा। जो देश लॉकडाउन खत्म करने की तैयारी में है, उन्हें यहाँ से कई सबक मिल सकते हैं। मास्क पहनना अनिवार्य कर देना, क्या ऐसा ही एक सबक है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चीन में संक्रमण की दर नाटकीय तौर पर कम होने में मास्क की अहम भूमिका है। चीन में बाहर निकलने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। शायद इसी से फर्क पड़ा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड-19 के कई मरीजों में या तो लक्षण ही नहीं है या फिर बहुत मामूली लक्षण है। इसलिए इन लोगों के संक्रमित होने की जानकारी नहीं होगी। ऐसे में मास्क पहनना बहुत कारगर है, जो आपको और बाकियों को संक्रमित होने से बचाता है। वुहान वो शहर है जहां से संक्रमण की शुरुआत हुई थी। प्रशासन यहां रहने वाले सभी 1 करोड़ 10 लाख लोगों का टेस्ट कराने की योजना बना रहा है। सरकारी मीडिया के अनुसार संक्रमण के नए मामलों का एक छोटा समूह पाए जाने के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। मगर चीन ने कुछ ऐसे कदम भी उठाए हैं जिन्हें आजमाना सभी देशों के लिए संभव नहीं होगा।
जैसे कि लोगों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए जबरन ऐप डाउनलोड करवाना, जोर जबरदस्ती को श्रेय दीजिए या फिर सूझबूझ को। मगर इस बात में शायद ही किसी को शक हो कि चीन अब मुश्किलों से पार पाता दिख रहा है और यहाँ इस बात का जश्न भी मनाया जा रहा है। चीन चाहे जो भी कहे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लगातार चीन पर तोहमत लगाते रहे हैं। सोमवार की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की एक महिला पत्रकार के साथ बहस भी हो गई। आप भी देखिए वहां क्या हुआ। Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world, and maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. Sir, why are you saying that to me specifically? I'm That I telling should you. ask I'm not China? saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question That's like not that. a nasty Please go question. ahead. और इस बीच कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में ही हो रही हैं। फिर भी वहां कुछ राज्यों ने लॉकडाउन में ढील देनी शुरू कर दी है। इनमें सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कैलिफोर्निया भी शामिल है। हालांकि देश के शीर्ष महामारी विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि अर्थव्यवस्था को खोलने में अगर जल्दबाजी हुई तो नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता पीटर बॉविस की रिपोर्ट। समुद्र तट, दुकानें और रेस्तरां खुल चुके हैं। अब कैलिफोर्निया अपने रंग में लौटने लगा है। हालांकि अब भी कुछ पाबंदियां हैं। लॉस एंजलिस काउंटी में बीच खोल दिए गए हैं, मगर सिर्फ एक्सरसाइज, सर्फिंग और तैराकी के लिए। बीच पर बैठने, पिकनिक मनाने या वॉलीबॉल खेलने पर रोक है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा और मास्क भी पहनने होंगे। मैं काफी उत्साहित हूँ। घर पर 2 बच्चों के साथ बंद रहने के कारण बेचैनी हो रही थी। मैं समंदर को महसूस करना चाहती हूँ। ये मेरे घर के बहुत पास है। कैलिफोर्निया के गवर्नर का कहना है कि राज्य के 4 करोड़ लोगों को बंदिशें हटाए जाने के दूसरे चरण में राहत दी जा रही है। पूरे राज्य के लिए घर पर रहने के आदेश में आज हम कुछ बदलावों की घोषणा कर रहे हैं। इनमें कार्यालय भी शामिल हैं। अगर आप घर से काम नहीं कर सकते तो हम दफ्तरों में जरूरी बदलाव करके उन्हें खोलने की इजाजत देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लोग रेस्तरां में जाकर खाना खा सकते हैं और शॉपिंग मॉल्स में कुछ स्टोर्स के बाहर से खाना पैक भी करवा सकते हैं। मगर गवर्नर का कहना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि सब सामान्य हो गया है। मुझे लगता है कि महामारी के बीच सब कुछ खोल देना सबसे बड़ी गलती होगी। लॉकडाउन खोलने के शुरुआती चरण के बीच ऐसा करने की बात करना बड़बोलापन होगा। इस कदम से बहुत सारे लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। वो जानते हैं कि वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त के दौरान कैलिफोर्निया में हर हफ्ते लगभग 500 लोगों की जान गई है। देश भर में अधिकतर राज्यों ने लॉकडाउन में रियायतें देना शुरू कर दिया है, मगर अमेरिकी सरकार के महामारी विशेषज्ञ ने राज्यों से कहा है कि वो जल्दबाजी न करें। मेरी चिंता ये है कि राज्य, शहर या प्रांत हालात सामान्य करने के इरादे से जो प्रयास कर रहे हैं, उनसे हमारी ओर से सुरक्षा के लिए जारी दिशा निर्देशों का किसी न किसी तरह उल्लंघन हो रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा करने पर संक्रमण के इस कदर फैलने का खतरा है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। अभी क्या करें क्या न करें, ये तय करने में उलझे हुए देश के लिए ये चेतावनी काफी गंभीर है। पर इन तमाम समस्याओं की जो जड़ है कोरोना वायरस, उसे मात दी जा सके, इसके लिए दुनिया भर के अलग अलग देशों में वैक्सीन बनाने के लिए शोध किए जा रहे हैं। लेकिन दुनिया में सब लोगों को ये वैक्सीन मिल सके, इसमें 2.5 साल लग सकते हैं। ये बताया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोविड-19 के लिए बने विशेष दूत डेविड नाबारो ने बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव से खास बातचीत में। I think all the estimates say it's really is 18 months until there's going to be the first possibility of a safe and effective vaccine being found and available, and we probably need several of them. And then there's got to be the manufacturing and the administration to people, and it's a 7.8 billion people need to be given the opportunity of having the vaccine. That will take at least another year if we're lucky. So it's 2.5 years in my view. और एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे राहत पैकेज के ऐलान के बीच किस हाल में जी रहे हैं रोज कमाकर खाने वाले लोग, और उत्तर प्रदेश में किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी, बताएंगे ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। कल पीएम ने जिस 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया, उसे कैसे खर्च किया जाएगा, ये आज बताया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। इसमें छोटे और मझोले उद्योग, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, बिजली वितरण कंपनियों, बिल्डर्स और आयकर दाताओं को राहत दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों को इस वक्त मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्या उन तक सरकार के मदद का हाथ पहुंच रहा है? पंजाब से मध्य प्रदेश पैदल जा रहे ऐसे ही कुछ लोगों से बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने बात की। मोदी जी ने जो किया ना, बढ़िया किया, हमारे लिए सही किया है, हमारे लिए तो बढ़िया किया आपने। हम तो ऐसे कि चलो भोग लगे जैसे करेंगे तो कर लेंगे हम, चलो ठीक है, हम तो जैसे हैं तो निकल जाएंगे, मर जाएंगे जैसे भी होगा, हम निकल जाएंगे। बच्चों को लेके हम निकल जाएंगे। हम बहुत परेशान हैं साहब, बहुत परेशान हैं। अब जी हम बच्चे हम कैसे करेंगे बताओ हमें आप। यहाँ से भगा दिए, यहाँ से जाके यहाँ से भगा देंगे, अब जाएंगे कहाँ से? जाके अम्बाला से आ रहे हैं हम। किसी की टूटी हुई साइकिल ली थी कि 500 रुपये टूटी साइकिल ली थी, आज वैसे ही चल रहे हैं। सही है जैसा है वो तो एक जगह बैठे हैं ना, एक जगह मिल रहा ना खाने के लिए उनको लिए। तो ये हालत है, आप देख सकते हैं कि लोग अम्बाले से ये आ रहे हैं, इन्हें मध्य प्रदेश के छतरपुर जाना है, पैरों में चप्पल नहीं है, चिलचिलाती धूप है, बहुत बेइंतहा गर्मी है। इस इंसान को मध्य प्रदेश तक का सफर तय करना है। कौन सा गांव है आपका भैया? छतरपुर जिले का है, बड़ा मलेरा। कौन सा जिला है? छतरपुर जिला जी। तो कैसे जाइएगा? पैदल जाएंगे। क्या पैदल जाइएगा? तो पैदल तो बहुत दूर है, आप कैसे पहुंचिएगा? कुछ साधन ही ना, कुछ सरकार कर रही है। चप्पल आपके? चप्पल टूट गई। तो एक काम कीजिए, आप मेरा वाला आएगा पहन के देखिए, ये आएगा तो आप पहनिए। नहीं पहन लो, अब आपका रास्ता बहुत दूर है, मैं तो इंतजाम कर लूँगा अपना, आप पहन के देखो आता है क्या, पहन लो। जिनके जाने का कोई संसाधन नहीं है, ना बस है ना ट्रेन है, वो इन जैसे लोग जो मेरे पीछे यहाँ आपको दिखाऊं, ये जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जा रहे हैं, पैदल निकल रहे हैं, अम्बाला से आए हैं और अभी कितने 100 किलोमीटर और इनको जाना है। इन लोगों का सुध लेने वाला, इन लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली। सिर्फ यही नहीं, मुश्किल में कोरोना वॉरियर्स भी हैं। ये वो लोग हैं जो खतरे के बावजूद कोरोना वायरस से दो हाथ करने में लगे हैं। ऐसे ही कुछ वॉरियर्स हैं आशा वर्कर्स। बेहद कम सुविधाओं और मामूली वेतन पर काम करते हैं ये स्वास्थ्य कर्मी और कई चुनौतियों से भी जूझ रही हैं। यूपी के शामली जिले में बीबीसी संवाददाता चिंकी सिन्हा और पीयूष नागपाल ने ऐसे कुछ कार्यकर्ताओं से बात की। ये है आशा वर्कर। मौजूदा दौर में इन्हें कहा जा रहा है कोरोना वॉरियर। गांवों और छोटे शहरों में आशा वर्कर्स ही कोरोना संक्रमण का सामना करने वालों में से सबसे आगे हैं। आशा वर्कर्स लोगों के आने की रिपोर्ट स्वास्थ्य कर्मियों को देती हैं और फिर स्वास्थ्य कर्मी संदिग्ध मरीजों का तापमान जांचते हैं। मैं 5 साल से आशा वर्कर का काम कर रही हूँ। सर्वे में हमने सबका वो दिखाया, सबको बताया सैनिटाइजर से हाथ धोना। किसी के घर में जाते हैं हम तो किसी की भी कुंडी नहीं खड़काते, आवाज़ ही देकर बाहर बुलाते हैं हम सबको। मुंह पे मास्क हो तो मास्क लगाओ, नहीं हो तो कोई दुपट्टा हो, गमछा कुछ भी हो। फिर रात को भी अगर मान लिया हमें रात को पता चल गया और कोई बाहर से आया तो हम उस तुरंत उसके घर जाते हैं। ये आशा वर्कर्स रोज 5 से 10 गाँव में जाती हैं। इनके पास बहुत कम सुरक्षा के उपकरण होते हैं। कई जगह इनकी तनख्वाह 2000 से 3000 रुपए से ज्यादा नहीं होती है। शामली जिले में एक भी वेंटिलेटर नहीं है। ऐसे हालातों में मरीजों को मुजफ्फरनगर भेजना पड़ेगा, जहां जिला अस्पताल है और 14 वेंटिलेटर हैं। WHO के अनुसार 10,000 लोगों पर करीब 30 डॉक्टर और नर्स होने चाहिए। भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की 22% कमी है। देखिए कितना भी कर लें हम, इससे बहुत ही बेटर टू बेटर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं अभी कमी नहीं निकालना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सब लोग काम कर रहे हैं, उससे उनका मोरल भी डाउन होता है। डॉक्टर्स भी कम है थोड़ा। सोसाइटी वाइज तो ये प्रॉब्लम है कि लोग उतना कोऑपरेट नहीं कर रहे जितना उनको करना चाहिए। मतलब अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये अफवाह है, बहस करते हैं और तुम यहाँ क्या लेने आए हो, ऐसा कुछ बीमारी नहीं है। शामली को 2011 में जिला घोषित किया गया था, लेकिन यहाँ जिला अस्पताल अभी तक काम करना शुरू नहीं हुआ है। और आगे दिखाएंगे किस देश में फिर खुले सैलून। दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है जब सब कुछ बंद है। ऐसे में सैलून कब खुलेंगे, बढ़े हुए बाल कब कटेंगे, ये कई लोग जानना चाहते हैं। पर एक देश है जहां सैलून खुलने लगे हैं। फ्रांस में लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, कई कारोबार फिर से शुरू हो रहे हैं। हेयर ड्रेसर्स ने भी अपने सैलून खोल दिए हैं। पर सैलून में सेफ्टी का ख्याल कैसे रखा जा रहा है? बीबीसी ने पेरिस में सैलून चलाने वाली एक महिला से ये जाना। पहले हड़ताल हुई और फिर कोरोना वायरस का संक्रमण। इस साल हमें बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। फ्रांस में लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। हजारों कारोबार शुरू हो गए हैं। इनमें नहीमा बॉर्बिया का सैलून भी शामिल है। मुझे लगता है कि हमें लंबे वक्त तक लॉकडाउन रखना चाहिए था। मैं आर्थिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य कारणों की बात कर रही हूँ। मुझे डर है कि दूसरी बार लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सैलून खुलने के बाद ये उनका पहला दिन है। आप जो मास्क लगा कर आए हैं उसे फेंक दीजिए, दूसरा मास्क लीजिए और हाथ साफ करिए। मैं खुद से पहले अपनी टीम की चिंता करती हूँ और ग्राहकों की भी। हमें ये तय करना है कि वो सुरक्षित रहें। नहीमा कहती हैं कि उनके सभी ग्राहक फिक्रमंद नहीं लगते हैं। जब हम कहते हैं कि मास्क लगाइए तो वो हमें हैरानी से देखते हैं। फ्रांस में कैफे, बार और रेस्तरां अब भी बंद हैं। फ्रांस के वित्त मंत्री का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी मंदी आ सकती है। लेकिन नहीमा के ग्राहक राहत महसूस कर रहे हैं कि वो काम पर लौट आई हैं। ये दूसरे जन्म जैसा एहसास है। बाल संवर गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और कोरोना वायरस के इस दौर में लोग क्वारंटाइन के अलग अलग तरीके भी आजमा रहे हैं। जैसे अर्जेंटीना का ये परिवार अपने खास बोट पर सवार होकर ये समंदर के सफर पर निकल पड़े हैं। दरअसल ये लोग इस नाव को सैलानियों को किराए पर देते हैं। फिलहाल इस परिवार में एक नन्हा मेहमान भी आने वाला है, तो इस तरह वो बाकी लोगों से दूर रहकर बचाव भी कर रहे हैं और अपार्टमेंट के किराए का खर्च भी बचा रहे हैं। वहीं एक डच केयर होम में बुजुर्गों को ग्लास हाउस के जरिए संक्रमण से बचाने की कोशिश हो रही है। इस तरह वो अपनों से मिल भी पाएंगे और लोगों से दूर भी रहेंगे। और कार्यक्रम आपको कैसा लगा बताने के लिए मुझे ट्वीट करें @BBC सारिका पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।